एक सवाल है जो मुझे अक्सर परेशान करता है। किसी नई चमचमाती कार के लिए हर महीने 5,000 रुपए की ईएमआई देना या एक नए फोन के लिए 4,000 रुपए की किस्त भरना, ये सब हमें बहुत आसान लगता है, एक तरह से जरूरत लगता है। लेकिन जब बात आती है अपने ही भविष्य के लिए 3,000 रुपए बचाने की, तो वो एक बोझ जैसा क्यों लगने लगता है? ये एक अजीब सी पहेली है ना। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ आर्थिक गणित नाम का एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जो बचत और निवेश की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी सोच और आदतों के बारे में है। और ये इस बात पर जोर देता है कि शुरुआत करना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि ये साधारण सा गणित हमारी आर्थिक कहानी को कैसे बदल सकता है। इस लेख में जो एक बात मुझे सबसे पहले अच्छी लगी वो ये है कि एक बड़ी छलांग लगाने के बजाय हमें एक छोटा कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा आर्थिक लक्ष्य बनाने की जगह क्यों ना सिर्फ 1,00,000 रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा जाए। सुनने में ये शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन लेख कहता है कि सारा खेल यहीं छिपा है। ये बात साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। जब हम अपने सामने मतलब दसियों लाख का लक्ष्य रख लेते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक ऐसे पहाड़ की तरह देखता है जिस पर चढ़ना नामुमकिन है और हम अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं शायद। बिल्कुल। हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि कोई एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। लेकिन 1,00,000 रुपए वो एक ऐसी रकम है जो दिमाग को पहुंच में लगती है। उसे लगता है कि हाँ, ये तो किया जा सकता है। तो ये पहला छोटा लक्ष्य पूरा करना सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, ये आत्मविश्वास जमा करना है। ये उस सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव पार करने जैसा है। और एक बार ये हो गया तो आगे का रास्ता बहुत आसान लगने लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह से आदत बनाने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, अब यहाँ पर गणित थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। लेख के हिसाब से अगर कोई सिर्फ बचत करता है, मतलब हर महीने 3,000 रुपए निकालकर घर पर या किसी सेविंग्स अकाउंट में रखता है, तो 1,00,000 रुपए जमा करने में करीब 34 महीने यानी लगभग 3 साल लग जाएंगे। हाँ, और ज्यादातर लोग यहीं तक सोचते हैं। उनके लिए बचत का मतलब है पैसा अलग रखना। लेकिन ये लेख एक दूसरा रास्ता सुझाता है, एक ऐसा रास्ता जो इस सफर को काफी छोटा और मजेदार बना सकता है। और जब मैंने ये वाला आंकड़ा पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गया। लेख कहता है कि अगर वही 3,000 रुपए हर महीने किसी ठीक ठाक म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश किए जाएं, तो वही 1,00,000 रुपए का लक्ष्य सिर्फ 28 महीनों में पूरा हो सकता है। सीधे सीधे 6 महीने कम। ये तो कमाल है। और ये 6 महीने का फर्क बहुत बड़ा है। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये इस बात का पहला एहसास है कि आपका पैसा भी आपके लिए मेहनत कर सकता है। अच्छा। अब तक सिर्फ आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, अब आपका पैसा भी आपकी टीम का हिस्सा बन गया है। वो 6 महीने जो आपको कम लगे, वो आपके पैसे की कमाई है। और ये मानसिकता में एक जबरदस्त बदलाव लाता है। आपको पहली बार महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी मेहनत और आपका पैसा दोनों मिलकर एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, जो शायद कई लोगों के मन में आएगा। लेख में 15% सालाना रिटर्न का जिक्र है। क्या ये एक गारंटीड नंबर है? क्योंकि निवेश और बाजार को लेकर लोगों में थोड़ा डर भी होता है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इस पर बात करना बहुत अहम है। देखिए, लेख में जिक्र किया गया 15% का रिटर्न कोई गारंटी नहीं है। ये एक लंबे समय का औसत है जो अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने ऐतिहासिक रूप से दिया है। अच्छा। असल में बाजार कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। किसी साल ये आपको 30% का रिटर्न भी दे सकता है और किसी साल नेगेटिव में भी जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ असल मुद्दा 15% का नहीं बल्कि अनुशासन का है। क्या आप बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद हर महीने वो 3,000 रुपया निवेश करते रह सकते हैं? असली परीक्षा वही है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हैं तो औसतन आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब फोकस रिटर्न के प्रतिशत पर नहीं, बल्कि निवेश करते रहने की प्रक्रिया पर होना चाहिए। ये बात साफ करना बहुत जरूरी था। तो ठीक है, हमने 1,00,000 रुपए का पहला पड़ाव 28 महीनों में पार कर लिया। अब आगे क्या? अब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है और इसी असर को लेखक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू कहा है। हाँ, और इसके बाद के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। पहला 1,00,000 रुपए जमा करने में हमें 28 महीने लगे, लेकिन अगला 1,00,000 रुपए जमा करने में यानी
1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 21 महीने लगते हैं। 7 महीने और कम हो गए। ये कैसे होता है? ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। जब आप बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाकर उसे पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हैं तो शुरुआत में वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और उसकी रफ्तार और आकार दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल यही है। पहले साल आपके सिर्फ 36,000 रुपए के निवेश पर ब्याज मिलता है, लेकिन दूसरे साल आपके पिछले साल के निवेश और उस पर मिले ब्याज दोनों पर ब्याज मिलता है। अच्छा, तो पैसा और पैसे पर मिला ब्याज दोनों कमाते हैं? सही बात है। आपका पैसा और आपके पैसे की कमाई दोनों मिलकर आपके लिए और पैसा कमाते हैं। इसीलिए हर अगला लाख जमा करने में समय कम होता जाता है। और ये प्रक्रिया अगर लगातार चलती रहे तो 10 साल में जो नतीजा सामने आता है वो अविश्वसनीय है। लेख के मुताबिक 10 साल तक हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए का निवेश आपको 8 लाख रुपए तक पहुंचा सकता है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे हिसाब लगाना पड़ा। 10 साल में हम अपनी जेब से 120 महीने 3,000 रुपए यानी 3,60,000 रुपए जमा करते हैं, लेकिन हमें मिलते हैं 8 लाख रुपए। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लगभग 4.5 लाख रुपए आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपके पैसे की मेहनत है। आधे से ज्यादा पैसा आपके निवेश ने आपके लिए कमाया है। अब जरा इसे एक बड़े सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सोचिए। एक आम नौकरी पेशा इंसान जो घर की जिम्मेदारियां संभाल रहा है, उसके लिए एक साथ 8 लाख की रकम बचाना एक सपने जैसा है। हाँ, एक सपने जैसा है। वो शायद इस बारे में सोच भी नहीं पाता। ये ज्ञान, ये गणित उसे एक व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। ये उसे उम्मीद देता है कि सिर्फ छोटी छोटी सही आदतों से वो अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा दे सकता है, जो आज के समय में सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये पैसा आपको विकल्प देता है, जिंदगी में चुनाव करने की आजादी देता है। ये चुनाव करने की आजादी वाली बात बहुत गहरी है। लेकिन यहीं पर मैं वापस उस सवाल पर आना चाहता हूं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस लेख को पढ़ते हुए मेरे मन में ये सवाल बार बार आ रहा था और लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। हम देखते हैं कि लोग एक नई गाड़ी के लिए 7 साल तक 5,000 रुपए की ईएमआई आराम से भरते हैं। ये कैसे हो जाता है कि भविष्य की सुरक्षा के लिए 3,000 रुपए निकालना एक बोझ लगता है, पर कार की ईएमआई एक जरूरत बन जाती है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? ये इंसानी व्यवहार का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। मतलब तुरंत मिलने वाली संतुष्टि? हाँ, तुरंत मिलने वाली संतुष्टि। जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो आपको तुरंत एक खुशी मिलती है, एक सामाजिक स्टेटस मिलता है। आप उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। उसका इनाम तुरंत मिलता है। जब आप बचत करते हैं तो उसका इनाम भविष्य में मिलता है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा दिमाग उस तरह से नहीं बना है कि वो 10 साल बाद मिलने वाले सुख के लिए आज के सुख को आसानी से छोड़ दे। तो मतलब हम शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म फायदे को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और लेख इसी की एक कड़वी सच्चाई भी सामने रखता है। कार से मिलने वाली वो नई वाली खुशी और चमक वो कुछ ही महीनों में पुरानी हो जाती है। सही बात है। लेकिन उस पर लिया गया कर्ज और उसकी ईएमआई सालों तक बोझ बनी रहती है। अब 7 साल में बैंक को कार की कीमत से लगभग 2 गुना पैसा चुका चुके होते हैं और 7 साल बाद आपके पास एक पुरानी घिसी हुई गाड़ी होती है जिसकी कीमत शायद आधी भी नहीं बची होती। जबकि दूसरी तरफ बचत और निवेश का रास्ता शुरुआत में मुश्किल और उबाऊ लग सकता है, लेकिन 10 साल बाद आपके पास एक ऐसी संपत्ति होती है जो लगातार बढ़ रही होती है और आपको मानसिक शांति देती है। एक रास्ता आपको कर्ज और बोझ की ओर ले जाता है, दूसरा आपको आर्थिक आजादी की ओर। चुनाव हमारा है। और लेख के मुताबिक 10 साल के इस अनुशासन के बाद भी एक और मनोवैज्ञानिक परीक्षा बाकी रहती है ना? जब आपके अकाउंट में वो 8 लाख रुपए की रकम दिखती है, तब एक नई चुनौती सामने आती है। बिल्कुल, और शायद ये सबसे बड़ी परीक्षा है। 10 साल की मेहनत के बाद अब आपके पास एक ऐसी रकम है जो खुद बिना आपके कुछ किए साल का लगभग 1 लाख रुपए कमा कर दे सकती है। यहीं पर लेखक मानसिक संतुलन की बात करता है। इतनी बड़ी रकम एक साथ देखकर दिमाग उसे खर्च करने के बहाने ढूंढने लगता है। मैंने 10 साल मेहनत की है, मैं एक बड़ी छुट्टी, एक महंगी गाड़ी डिजर्व करता हूँ। इस तरह के ख्याल आना बहुत स्वाभाविक है। ये तो ऐसा हुआ कि जिस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को आपने 10 साल पाला, अब उसे ही काटने का मन कर रहा है। बहुत सही कहा आपने। आपके पास 2 रास्ते होते हैं।
या तो 10 साल की मेहनत से जमा हुई पूंजी को किसी बड़े शौक में खर्च कर दें और वापस जीरो पर पहुंच जाए, या फिर अपनी जरूरतों को अपनी नियमित आय से पूरा करते रहें और उस 8 लाख रुपए की मशीन को अपना काम करने दें। उसे हाथ ना लगाएं। बिल्कुल, जैसा कि लेख में बड़ी खूबसूरती से कहा गया है, उसके पर ना काटें, उसे उड़ने दें, उसे और बढ़ने दें। ये आपके परिवार का सुरक्षा कवच है। उसे किसी शौक के लिए दांव पर ना लगाएं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका सार क्या है? मेरे लिए तो इसका मतलब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। एक छोटी सी शुरुआत जिसे लगातार और अनुशासन के साथ किया जाए, वो एक बहुत बड़ा आर्थिक भविष्य बना सकती है। ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनके पास शुरू करने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। ये साबित करता है कि शुरुआत की रकम से ज्यादा जरूरी शुरुआत करने का इरादा और उसे बनाए रखने का अनुशासन है। बिल्कुल, और ये ज्ञान इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बातें हमें स्कूलों या कॉलेजों की किताबों में नहीं सिखाई जाती। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है, उसे अपने लिए कैसे काम पर लगाना है, ये हमें जिंदगी के अनुभव से ही सीखना पड़ता है। सही बात है। ये अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा, अवसर और विकल्प बनाने के बारे में है। लेख जहां अपनी बात खत्म करता है वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। वो बताता है कि 10 साल बाद आपकी 8 लाख की रकम हर साल लगभग 1 लाख रुपए कमा रही है। अब यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति उस 10 साल के पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी अपनी 3,000 रुपए की मासिक SIP बंद ना करे और साथ ही साथ हर साल जो वो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसे भी वापस उसी में निवेश करता जाए, तो अगले 10 सालों में यानी कुल 20 सालों में ये रकम कहां तक पहुंच सकती है? इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, लेकिन लेख के ही शब्दों में कहें तो आपकी सोच से बहुत ज्यादा।